हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की बुक आरोप पद्य भाग में संकलित कविता छोटा मेरा खेत पढ़ेंगे, जो आधुनिक कवि उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने कवि और उसकी रचना के बारे में बताया है और एक खेत के माध्यम से अपने जीवन और काव्य रचना का वर्णन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे किसी किसान का एक छोटा सा चौकोना अर्थात जिसके 4 कोने हो यानी चौकोर खेत होता है, उसी तरह से कवि का कागज का पन्ना यानी कि पेज भी किसान के चौरस खेत की तरह होता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कोई अंधड़ यानी कि धूल भरी हवा को अंधड़ कहा जाता है। जैसे किसान के खेत में धूल भरी आंधी तूफान के साथ एक पल में कोई बीज उड़कर आ जाता है और फिर वहीं अंकुरित हो जाता है, वैसे ही कवि पन्ने पर कविता लिखता है। किसान बीज बोकर खेती उगाता है और कवि अपने विचारों रूपी बीज के माध्यम से कविता को लिखता है। यहाँ कवि ने अपने जीवन की तुलना एक छोटे से किसान से की है और अपने काव्य रचना को खेती करने के समान माना है। अर्थात जैसे किसान बीज बोने से लेकर फसल काटने तक मेहनत करता है, वैसे ही कवि भी काव्य की रचना के लिए उसके मन में आने वाले भावों को शब्दों में जड़कर पन्ने पर उतारता है, तब रचना का निर्माण होता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि कल्पना और भावों के बिना कोई भी विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि मैंने कागज के पन्ने रूपी खेत में जो भावों और विचारों रूपी बीज बोया था, वह बीज कल्पना रूपी रसायन तत्व अर्थात केमिकल्स को पीकर पूरी तरह से गलकर निशेष यानी कि जिसमें कुछ भी ना बचा हो, खत्म हो गया। उसके बाद ही उसमें शब्द रूपी अंकुर निकले, यानी कि जैसे किसान खेत में बीज बोकर उसमें कई तरह के रसायनों का प्रयोग करता है और उसके बाद बीज अंकुरित होता है, उसी तरह कवि भी पन्ने पर विचारों का बीज बोकर उसमें अपनी कल्पना का रसायन डालता है और वह बीज शब्दों के रूप में अंकुरित होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है और रचना का निर्माण होता है। इसी तरह खेतों में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है। और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, पल्लव अर्थात पत्ते, पुष्प फूल, नमित झुका हुआ विशेष खास तौर पर जब बीज पौधे के रूप में बड़ा हो जाता है तो तब उस पर पत्ते और फूल आते हैं तो वह पूरी तरह से झुक जाता है, उस काम में पूर्णता आ जाती है यानी कि कंप्लीटनेस आ जाती है। झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि झूमने लगे फल रस अलौकिक अर्थात जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अलौकिक यानी कि अनूठे दिव्य रस की अमृत धाराएं फूटती अर्थात अमृत रूपी रस की बहुत सी धाराएं फूटने लगती हैं, निकलने लगती हैं। कहने का अर्थ यह है कि रचना को पढ़कर पाठकों को बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि जब ऐसी कविताओं को पढ़ा जाता है तो पढ़ने वाले को परम आनंद मिलता है। रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि रोपण क्षण की अर्थात पल भर की रोपाई से अमृत धाराएं फूटती हैं, यानी कि कवि कुछ समय के लिए ही शब्दों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करता है, जिससे रचना रूपी अमृत धाराएं बड़ी बड़ी रचनाओं का निर्माण करती हैं। कटाई अनंतता की यानी कि जब कल्पना का बीज एक बार बो दिया जाता है तो यह बीज ऐसा होता है जिसे काटने से यह कभी कम नहीं होता, बल्कि लगातार कटाई करने से यह बढ़ता ही चला जाता है। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती यानी कि रचना की रस धारा को पाठक बार बार लूटने अर्थात पढ़ने का प्रयास करते हैं और यह लूटने पर थोड़ी भी कम नहीं होती। साहित्य में खत्म न होने वाली रस धारा हमेशा के लिए होती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रस का अक्षय पात्र सदा का अर्थात रस से भरा ये पात्र यानी कि बर्तन हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है, यानी कि साहित्य को पाठकों के द्वारा चाहे जितनी बार पढ़ा जाए यह कभी खत्म न होने वाला रस है। साहित्य अमर बना रहा है। साहित्य रूपी रस का बर्तन हमेशा ही मेरा चौकोना
खेत के रूप में रहा है, अर्थात खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन साहित्य का रस युगों युगों तक रहता है। इसलिए कविता को कवि ने रस का अक्षय पात्र कहा है। चलिए अब हम इस चैप्टर की दूसरी कविता पढ़ते हैं, बगुलों के पंख। इस कविता में कवि ने शाम के समय आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुलों के सफेद पंखों की सुंदरता के बारे में बताया है। कविता में काले काले बादलों के बीच में शाम के समय घर लौटते बगुलों की पंक्तियों का वर्णन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नभ में पांति बदे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कवि कहते कि नभ यानी कि आकाश में पांति बदे अर्थात पंक्ति बनाकर, लाइन बनाकर बगुले पंखों को फैलाकर उड़ रहे हैं। इन बगुलों के सफेद पंख बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और मैं अर्थात कवि इन सफेद बगुलों को आकाश में बिना पलक झपकाए देखता रहता है और यह दृश्य मेरी आंखें चुरा कर ले जाता है, यानी कि उनकी सुंदरता मेरी आंखों में बस गई है। और आगे कहते हैं कि कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कजरारे यानी कि काले काले बादलों की जो छाया है वह नभ यानी कि आकाश में छाई हुई है। कहने का भाव यह है कि काले काले बादलों की छाया आसमान पर दिखाई दे रही है और उस पर तैरती अर्थात उड़ती हुई सांझ यानी कि शाम के समय सतेज श्वेत काया, यह सुंदर सफेद काया अर्थात बगुले बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि शाम के समय काले काले बादलों की छाया में उड़ते हुए सफेद बगुले बहुत ही सुंदर और मन को मोहित करने वाले दिखाई दे रहे हैं। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि इन पंक्तियों में बताते हैं कि सफेद उड़ते हुए बगुलों के दृश्य मुझे होले होले अर्थात धीरे धीरे निज माया अर्थात अपने जादू से बांध रहा है, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। और कवि आग्रह करता कि कोई उसे तनिक यानी कि थोड़ी देर के लिए रोक कर रखे, क्योंकि यह दृश्य उन्हें आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर कवि इस सौंदर्य से बचना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ इससे बंद कर भी रहना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांति बंधी बगुलों की पांखें। आकाश में सफेद बगुलों के उड़ते दृश्य को देखकर कवि का मन उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है और कवि बताते हैं कि यह दृश्य उनकी आंखों को चुरा कर ले जा रहा है, उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। और कवि की आंखें आकाश में उड़ते पंक्ति बनाकर बगुलों के पंखों को निहार रही है, वह चाहकर भी आंखें नहीं हटा पा रहे हैं। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है। बंधे बगुलों में अनुप्रास अलंकार व होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। कजरारे बादलों में छाई नभ छाया में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आंखें चुराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है।